आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट की मैफा की यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस से। ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का पार्ट है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करते हैं, किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के बारे में भी बात करते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का पार्ट है। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें डिमांड और सप्लाई की, तो हम माइक्रो लेवल पे बात कर सकते हैं। और अगर हम इसको एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कहें कि अगर होल इकोनॉमी की कितनी डिमांड है, होल इकोनॉमी की कितनी सप्लाई है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो जैसे कि जो हमारा लेक्चर 6 है वो है डिमांड एंड सप्लाई से एनालिसिस से रिलेटेड। तो जो पहला हमारा टॉपिक है आज वो है डिमांड एंड टाइप ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो डिमांड है वो क्या रेफ़र कर रही है कि जो क्वांटिटी है जो गुड्स और सर्विसेज की, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जब वो विलिंग करता है कि उसको वो कंज्यूम करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है कि उसको वेरियस प्राइजेस पे परचेज़ करता है किसी एक टाइम पीरियड के अंदर। तो उसको हम कहते हैं डिमांड। कि जिस क्वांटिटी पे कोई कंज्यूमर विलिंग कर रहा है कि मुझे ये क्वांटिटी पे या गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना है, और वो एबल होता है कि उसको परचेज़ करे वेरियस प्राइजेस पे किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वो डिमांड है। तो इसमें क्या होता है, डिमांड की कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे डिज़ायर ऑफ ए कमोडिटी, कि हमें डिज़ायर होती है कमोडिटी की, तब हम डिमांड करते हैं किसी चीज़ की। एबिलिटी टू पे फॉर इट, फिर हम एबल होते हैं कि उसके रिगार्डिंग जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं उसको उसका पेमेंट करें। विलिंग टू पे फॉर इट, हम विलिंग होते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम जो भी गुड्स और सर्विसेज करें जिसको हम कंज्यूम करेंगे, उसके लिए हम विलिंगली पे करें एट द गिवन प्राइस, कि जो भी प्राइस होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कमोडिटी की, उसके रिगार्डिंग हम उसका पेमेंट करते हैं, उसकी प्राइस देते हैं एट ए गिवन टाइम। ये जो भी डिमांड होती है अराइज होती है किसी टाइम पीरियड के अंदर। 24/7 हम ये नहीं कह सकते कि डिमांड हमारी अराइज होती है, या पूरे दिन भर हमारी डिमांड अराइज होती है। जब हमें कंज्यूम करने की इच्छा होती है, जब हमें विलिंगली होती है कि हम उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करें किसी क्वांटिटी के अंदर, वो पर्टिकुलरली किस पे बेस होती है, किसी टाइम पीरियड पे बेस होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड आर डिस्कस एज फॉलोज। अगर हम डिमांड की टाइप की बात करें तो जो फर्स्ट है हमारी वो है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। रेफर्स टू ऑल द क्लासिफिकेशन ऑन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी डिमांड बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स डिमांड 200 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट एट ₹50 पर यूनिट इन ए वीक। अगर हम रेफ़र करें क्लासिफिकेशन और डिमांड को किसी प्रोडक्ट के बेस पे, तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कितने हैं मार्केट में, उससे हम उसको पता कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिमांड है वो डिफाइन होती है कि जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल किसी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है किसी प्रोडक्ट की किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी एक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड। जब कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कोई क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अगर हम एग्जांपल समझें कि जो मिस्टर एक्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं 200 यूनिट्स का किसी प्रोडक्ट का, कितने रुपए पे, ₹50 पर यूनिट पे किसी वीक के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है। कि जो मिस्टर एक्स हैं वो 200 यूनिट किसी प्रोडक्ट की ₹50 के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं, ना डिमांड कर रहे हैं किसी वीक के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं ये इंडिविजुअल डिमांड होगी। द इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ customers and their taste and preferences. On other hand, the total quantity demanded for a product by all individuals at a given price at time is aggregated as the market demand. जो इंडिविजुअल डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट को। मतलब कि जो डिमांड है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि इनकम कितनी है कस्टमर्स की, अगर इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसका टेस्ट और प्रेफरेंस है, किसी को टेस्ट है कि मेरे को यही प्रोडक्ट लेना है, इसी को ही कंज्यूम करना है, तो उसके बिहाफ पे भी वो इन्फ्लुएंस हो जाता है प्रेफरेंस, कि मेरे को यही चीज़ खरीदनी है, मेरे को यही चीज़ बाई करनी है, मैं तो यही खाता हूँ, यही लेता हूँ। तो उसके बिहाफ पे उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी क्या होती है कि डिमांड और प्राइस इन्फ्लुएंस होती है। अगर हम दूसरे रिगार्ड में बात करें तो जो टोटल क्वान्टिटी डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, जितने भी इंडिविजुअल्स कर रहे हैं किसी एक गिवन प्राइस पे एक टाइम के अंदर, वो क्या हो सकती है, मार्केट डिमांड हो सकती है। जो टोटल क्वांटिटी डिमांड किसी प्रोडक्ट की ऑल इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, जितने भी मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, वो सब उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं एक गिवन प्राइस पे एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो हम उसको कहते हैं मार्केट डिमांड।
In simple terms, market demand is the aggregate of individual demands of all the consumers of a product over a period of time at a specific price. While other factors are constant, for example, there are 4 consumers of oil having a certain price. These 4 consumers consume 30 liter, 40 liter, 50 liter, 60 liter of oil respectively in a month. The market demand is oil is 180 liter in a month. अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो जो मार्केट डिमांड है वो एग्रीगेट है किसकी, इंडिविजुअल डिमांड्स की, जो कि किसी कंज्यूमर की होती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक प्राइस पे। तो जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर एग्जांपल समय कि हमारे पास 4 कंज्यूमर्स हैं ऑयल्स के, कि उनको ऑयल चाहिए, उसके हमारे 4 कंज्यूमर्स हैं। तो अगर हम 4 कंज्यूमर्स के कंजम्पशन की बात करें तो जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो 30 लीटर ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है उसको। सेकंड है उसकी 40 लीटर की क्वांटिटी डिमांडेड होती है। थर्ड जो कंज्यूमर है उसकी 50 लीटर की होती है, और जो फोर्थ कंज्यूमर है उसकी 60 लीटर की होती है ऑयल की डिमांड। तो हम ये कह सकते हैं कि मंथ के अंदर जो हमारी मार्केट डिमांड है वो कितनी है, 180 लीटर्स। मीन्स मतलब कि हमने एग्रीगेट कर दिया हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स को। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑन डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट गिवन प्राइस और पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर टोयोटा कार्स इन organization demand. The sum total of demand for products of organization in particular industry is known as industry demand. अगर हम रेफ़र करें क्लासिफिकेशन को, डिमांड की क्लासिफिकेशन को बेसिस ऑफ मार्केट के अंदर, तो जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गिवन प्राइस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, तो वो उसकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है गिवन प्राइस पे किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो वो उसकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। अगर हम एग्जांपल समय द डिमांड फॉर ए टोयोटा कार इज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। अगर हमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टोयोटा कार की डिमांड है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड है। अगर हम सम कर देते हैं टोटल डिमांड को जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट खरीद रही है उसकी जो हम सम कर दे टोटल डिमांड को किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, तो वो क्या होती है, हमारी इंडस्ट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ फॉर कार्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स सच एज टोयोटा, मारुति सुजुकी, टाटा एंड हुंडई इन इंडिया constitutes the industry demand. The distinction between the organization demand and industry demand is not so useful in a highly competitive market. अगर हम एग्जांपल समझें इंडस्ट्री डिमांड को, तो जैसे कि जो डिमांड है कार्स की वेरियस ब्रांड की, जैसे कि टोयोटा है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, हुंडई की, तो ये क्या है, वेरियस ब्रांड्स की डिमांड है कार्स के रिलेटेड इंडिया के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इंडस्ट्री डिमांड है। तो अगर हम डिस्टिंक्शन देखें या डिफरेंस देखें ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री डिमांड की, तो ये यूजफुल नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। This is due to the fact that is highly competitive market organization has insignificant market share. Therefore, the demand for an organization product is of on no importance. However, an organization can forecast the demand for its product only by analyzing the industry demand. अगर हम इसके ड्यू फैक्ट की बात करें तो जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ऑर्गेनाइजेशन उसको इनसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर से बताती है। तो जो भी डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रोडक्ट की, उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोरकास्ट करती है डिमांड को किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और वो एनालाइज करती है इंडस्ट्री डिमांड को। थर्ड जो हमारी डिमांड की टाइप है वो है ऑटोनॉमस एंड डिराइव्ड डिमांड। रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन their products. The demand for a product that is not associated with the demand for other product is known as the autonomous or direct demand. The autonomous demand arises due to the natural desire of an individual to consume the product. For example, the demand for a food, shelter, clothes and vehicles is autonomous as it arises due to biological, physical and other personal need of consumers. On the other hand, derived demand refers to the demand for a product that arises due to the demand for another products. तो अगर हम रेफ़र करें डिमांड की क्लासिफिकेशन को, हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं किसकी, डिपेंडेंसी उस प्रोडक्ट की, कि अदर प्रोडक्ट्स पे उसकी क्या डिपेंडेंसी है, उसके बेसिस पे हम डिमांड को क्लासीफाई करते हैं। तो वो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ऑटोनोमस डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। तो जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो एसोसिएट नहीं होती किसी अदर प्रोडक्ट की डिमांड से, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड। जो ऑटोनोमस डिमांड होती है वो अराइज होती है जब हम उसका नेचुरल डिज़ायर करते हैं, जब कोई इंडिविजुअल उसका नेचुरल डिज़ायर करता है उसके ड्यू से, और वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो एसोसिएट नहीं होती किसी और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड। अगर हम एग्जांपल से समझें कि जैसे कि डिमांड है फूड की, शेल्टर की, क्लॉथ्स की या व्हीकल्स की, तो वो होती है ऑटोनोमस। तो ये अराइज होती है किससे, बायोलॉजिकल से। बायोलॉजिकल मीन्स अगर
बाढ़ वगैरह आ जाए या धूप लगे या हमें को रहने के लिए सेफ़ जगह चाहिए, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? शेल्टर की। फिज़िकल रिक्वायरमेंट मीन्स कि अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी के लिए मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मैं उससे सेफ़ रह सकता हूँ, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? किसी दूसरे प्रोडक्ट की। दूसरी डिमांड हमारी अराइज हो रही है मीन्स क्लॉथ की हो रही है। अगर मेरी पर्सनल नीड्स है, जैसे कि मुझे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, मेरे को नीड है कि मेरे को कोई व्हीकल की ज़रूरत है, तो मैं अपनी जो पर्सनल नीड्स की जो डिमांड है वो किससे फुलफ़िल कर रहा हूँ? व्हीकल से। तो इस तरीके की जो डिमांड होती हैं वो कौन सी होती हैं? हमारी डायरेक्ट और ऑटोनोमस डिमांड। अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो जो ड्राइव डिमांड है वो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की जब वो अराइज होती है किसी किसी दूसरी डिमांड के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जो डिराइव डिमांड है वो डिमांड है जो एसोसिएट होती है किससे? किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से। तो जैसे कि द फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर अ पेट्रोल, डीजल एंड अदर लुब्रिकेंट्स डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द व्हीकल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल इज आल्सो डिराइव डिमांड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अदर products. Moreover, the demand for substitutes and the complementary goods is also derived demand. अगर हम एग्जांपल से समझें कि जैसे कि जो डिमांड है पेट्रोल की या डीजल की या लुब्रिकेंट्स की, तो डिपेंड होती है किससे? कि व्हीकल्स की क्या डिमांड है। अगर व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो जो डिमांड है पेट्रोल की, डीजल की और लुब्रिकेंट्स की वो भी ज़्यादा होगी। तो एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी प्रोडक्ट से क्या हो रही है? फुलफ़िल हो रही है। तो जो डिमांड है जैसे कि रॉ मटेरियल की, वो ड्राइव होती है किससे? डिमांड से, कि प्रोडक्शन के अंदर हमें कितने रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। अगर हम प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल्स नहीं डालेंगे तो हम जो फाइनल गुड हैं हमारे या फिनिश गुड्स हैं उनको कैसे रेडी करेंगे? तो ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोडक्शन से क्या है? डिपेंडेंट है। तो जो रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो अराइज किससे हो रही है? प्रोडक्शन की डिमांड से, कि हमें प्रोडक्शन करना है इसलिए हमें रॉ मटेरियल की डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो डिमांड होती है जिसमें कोई सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं वो क्या है? ड्राइव डिमांड। Demand for the perishable and durable goods refer to the classification of demand on the basis of uses of goods. The goods are divided into two categories: perishable goods and durable goods. Perishable and non-durable goods refer to the goods that are single use. For example, cement, coal, fuel, and eatables. On the other hand, durable goods refer to the goods that can be used repeatedly. अगर हम क्लासिफिकेशन करें डिमांड का किसके बेसिस से? गुड्स के यूजेस के बेसिस पे, तो हम जो गुड्स को जो डिवाइड कर सकते हैं वो टू कैटेगरीज में कर सकते हैं। पहले कौन से गुड्स हो सकते हैं? वो पेरिसेबल गुड्स जिनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं, और सेकंड है ड्यूरेबल गुड्स। अगर हम पेरिसेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जिनका हम सिंगल यूज़ करते हैं, जैसे कि सीमेंट, कोल, फ्यूल और ईटेबल्स, मतलब जो भी सब्जियाँ होती हैं या जो भी होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे हैंड पे बात करें तो जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ रिपीटली कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ्स हो गए, शूज़ हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सारे हमारे कौन से गुड्स हैं? ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका हम सिंगल यूज़ करते हैं, जैसे कि सीमेंट, कोल, फ्यूल, इनका। However, durable goods satisfy both present as well as the future demand of individuals. Therefore, consumers purchase durable item by considering its durability. जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं हमारी प्रेजेंट डिमांड को, किसी इंडिविजुअल की प्रेजेंट डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। और जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं प्रेजेंट की भी और साथ साथ हमारी फ्यूचर डिमांड को भी। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो परचेज करते हैं ज़्यादातर ड्यूरेबल आइटम्स को और कंसिडर करते हैं हमारी ड्यूरेबिलिटी को। In addition to durable goods need replacement because of their continuous use. The demand for the perishable goods depends on the current price of the goods and customers' income, taste and preference and changes frequently, while the demand for the durable goods change over a long period of time. अगर हम एडिशन देखें कि जो ड्यूरेबल गुड्स है उनकी जो नीड है वो हम रिप्लेसमेंट से पूरी कर लेते हैं, कि अगर मेरा कोई मशीन ख़राब हो गई है तो मैं उसकी जगह पे दूसरी मशीन ले आता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं उसकी डिमांड अपनी फुलफ़िल कर ही लेता हूँ। तो ये एक कंटिन्यूस यूज़ होता है। तो और अगर हम जो डिमांड देखें पेरिसेबल गुड्स की वो डिपेंड होती है किस पे? करंट प्राइस पे किसी गुड्स पे और कस्टमर्स पे, कि कस्टमर्स की क्या इनकम है, क्या टेस्ट और प्रेफरेंस है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी जो करंट है उसके बेसिस पे पेरिसेबल गुड्स होते हैं। अगर हम डिमांड देखें ड्यूरेबल गुड्स की तो वो चेंज होती रहती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड की, तो टाइप ऑफ डिमांड की जो हम बात कर रहे थे उसमें जो फिफ्थ जो टाइप है वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑन डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट आर यूज फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द करंट पीरियड। द डिमांड डिपेंड्स ऑन द करंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। अगर हम रेफ़र करें डिमांड की क्लासिफिकेशन को किसके बेसिस पे? टाइम पीरियड के बेसिस पे। तो शॉर्ट टर्म डिमांड रेफ़र करती है उस डिमांड को, उस प्रोडक्ट की डिमांड को जो कि यूज़ होता है शॉर्टर ड्यूरेशन या टाइम के अंदर या करंट पीरियड के अंदर।
तो जो डिमांड होती है वो डिपेंड होती है हमारे करंट टेस्ट और प्रेफरेंस से, जो कि किसी कंज्यूमर की होती है। अगर एग्जांपल से हम समझे तो डिमांड फॉर अम्ब्रेला, रेनकोट, स्वेटर्स, लॉन्ग बूट्स इज शॉर्ट टर्म एंड सीजनल इन नेचर। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम एग्जाम्पल समझें जैसे कि डिमांड एक अम्ब्रेला की या रेनकोट की या स्वेटर की या लॉन्ग बूट्स की, तो वो जो डिमांड होती है हमारी वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मीन्स सीजनल होती है। जब हम सीज़न होते हैं कि हमें बरसात का सीज़न है तो हमें अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड होगी, अगर सर्दियां हैं तो हमें स्वेटर और लॉन्ग बूट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो डिमांड होती है हमारी शॉर्ट पीरियड की होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म डिमांड है वो रेफ़र करती है उस डिमांड को जो कि किसी प्रोडक्ट की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती है। मतलब कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक डिमांड करते रहते हैं। तो जनरली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिमांड होते हैं। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि हम कह रहे थे फूड है, ठीक है, मशीनरी है, क्लॉथ्स हैं, तो ये हमारी कौन सी डिमांड्स होती हैं? लॉन्ग टर्म डिमांड्स होती है। तो जो लॉन्ग टर्म डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे, जैसे कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टाइप ऑफ कंपटीशन क्या है मार्केट का, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स की। तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमारी जो लॉन्ग टर्म डिमांड है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। कंपटीशन मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो आपको लग रहा है कि भाई जैसे कि हम एग्जांपल लें बीएसएनएल और एयरटेल की, तो आपको लग रहा है कि एयरटेल का कंपटीशन मार्केट ज़्यादा है, एयरटेल का नेटवर्क कनेक्शन ज़्यादा है, तो लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की देखें तो जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सेल प्रमोशन देखते हैं हम, जो दुनिया अपने ब्रांड्स के बारे में बताती है कि ये ब्रांड है, ये प्रमोशनल कर रही, वो प्रमोशन कर रही है अपने प्रोडक्ट्स का। तो अगर आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आप वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास किस प्रोडक्ट का क्या सब्स्टिट्यूट है ना। अगर उसके बिहार पे हम बात करें तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे टी है, टी का जो सब्स्टिट्यूट वो क्या है? कॉफ़ी है। चीनी का क्या सब्स्टिट्यूट है? गुड़ है। तो इस तरीके से हम उसकी भी डिमांड कर लेते हैं कि अगर किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं दूसरी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, अगर दूसरी होएगी तो मैं तीसरे पे, तो मतलब हम मेरे पास अल्टरनेटिव्स वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है डिमांड की वो एसेंशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन में जब वो किसी नए प्रोडक्ट को बनाता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नई प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको इस तरीके की डिमांड अराइज होती है। कौन कौन सी डिमांड? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मीनिंग पढ़ी है, डिमांड क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ी है डिमांड की क्या क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डिमांड में होने चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने जो 5 टाइप्स की जो डिमांड है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे वो हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।